ओके बेटा देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता क्या है? स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ नैरो रीजन इंक्रीजेस but the internal pressure of the fluid in the same narrow region decreases. This phenomena is called as Bernoulli's principle. अगर फ्लूइड की स्पीड किसी नैरो रीजन में बढ़ती है तो वहां पर उसका जो इंटरनल प्रेशर है वो कम हो जाएगा। 2 मिनट के लिए पंखे बंद करो आगे। ओके, अब जैसे कि आपको मालूम है कि अगर मैं ऐसा फूंक मारूंगा तो वो ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर से ऐसा सीधा फूंक मारूंगा तो वो नीचे जाएगा। ऐसा फील होता है ना? जैसे कि देखो नीचे नहीं है, क्या हो रहा? ऊपर जा रहा नहीं, नीचे आ गए। हालांकि ऊपर से फूंक मारा, हवा तो ऐसी आनी चाहिए, है ना? ये तो आपने क्या नोटिस किया कि यहां पर जब मैं फूंक मार रहा हूं कागज के ऊपर तो वो नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रहा है। तो ऐसा क्यों? बर्नौलीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर फ्लूइड की स्पीड कहीं बढ़ती है, किसी रीजन में फ्लूइड की स्पीड अगर बढ़ती है तो वहां का प्रेशर कम हो जाता है। चलो जल्दी 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 जल्दी। तो वहां का प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बंद करो बोर्ड लगा दो। तो वहां का प्रेशर कम हो जाता है। तो जब मैंने ऐसा फूंक मारा तो ऊपर का प्रेशर क्या हो गया? कम। ऑफ कोर्स पे नीचे का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। और इसी वजह से वो कागज ऊपर आ गया। आई बात समझ में आपको? ये फिनोमेना बहुत मायने रखता है। अभी आगे आगे आप देखेंगे, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो जो बॉल की जो स्पिनिंग होती है वो उसी वजह से होती है। एक स्नाइपर जब बुलेट फायर करता है तो वो देखते हैं कि उसकी बुलेट में डायवर्जन होता है, वो उसी वजह से होता है। आप जब खेत में कोई झोपड़ी बनाते हैं या कोई तूफान आता है तो उसकी जो छत उखड़ जाती है, छत अपने घर की किसी छत उखड़ जाती है तो वो उसी कंस्ट्रक्ट की वजह से होती है। ऐसी बहुत सी बातें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। मगर अभी जो मैंने बात किया कि जहां पर फ्लूइड की स्पीड बढ़ जाएगी उस जगह का प्रेशर कम हो जाएगा, ये मैथमेटिकली साबित करके दिखाओ। तो हम उसका मैथमेटिकल प्रूफ देखने वाले हैं। ये थोड़ा सा प्रूफ लंबा जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जाते हैं फिर प्रूफ की तरफ। तो ये फ्लूइड एंटर कर रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां एक पर्टिकुलर फ्लूइड एक पाइप के सेक्शन में एंटर कर रहा है। ठीक है, फिलहाल वो इस जगह से एंटर कर रहे हैं। मैं यहां से लेकर P से लेकर R तक का, P से लेकर R तक का एलिमेंट लूंगा, फ्लूइड का एलिमेंट मतलब हिस्सा उसका, है ना? आप इस फ्लूइड को यहां से लेंगे, इतने हिस्से को आप यहां पर लेने वाले हैं। मैं बोलूंगा एज पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मेरे को ये बार बार मिटा मिटा के यही लिखना है ना? तो अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो यही लिखना। एज पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाले रीजन का, A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाले रीजन का। फ्लूइड जब एंटर होगा P से तो उसकी स्पीड क्या होगी? V1। R से जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? V2, है ना? तो चलो ठीक है, माना A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? D1 अपॉन T A2 इंटू D2 अपॉन T। बोले D2 क्या है? बोले डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम T, D1 सॉरी, और D2 भी क्या है? ये भी डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम T, ये इस रीजन में, है ना? तो भाई टाइम तो दोनों जगह कैसा है? सेम है। तो टाइम तो वैसे ही क्या हो जाने वाला है? कैंसिल। तो मैं यहां लिखूंगा A1 D1 इज इक्वल्स टू A2 D2, जिसको मैं एक शॉर्ट में DV करके रिप्रेजेंट करूंगा, यानी वॉल्यूम चेंज इन, या फिर जस्ट वॉल्यूम का सेक्शन बोलेंगे कि ये वाला वॉल्यूम जो एंटर हो रहा है वो निकल बाहर, जो पानी का निकल जाएगा बाहर उसके वॉल्यूम के बराबर रहेगा। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो था ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर टाइम को मैंने कैंसिल कर दिया तो बचेगा क्या? सिर्फ वॉल्यूम। द वॉल्यूम एंटरिंग द पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एग्जिटिंग द पाइप। अच्छा ठीक है, मतलब एंटर होने वाला वॉल्यूम और बाहर निकलने वाला वॉल्यूम
बोले सर ये वॉल्यूम है, हाँ जी, एरिया इंटू लेंथ एंड डिस्टेंस, तो ये आपका वॉल्यूम है। तो क्यों ना, अगर ये दोनों सेम ही है तो A1D1 लिखने के बजाय A2D2 लिखने के बजाय अगर ये कहीं आता है तो उसकी जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख के काम चलाऊंगा, DV। आया बात समझ में आपको? चलो ठीक है, मान लिया। अच्छा ठीक है, देखो ऐसा है कि जब ये फ्लूइड आगे बढ़ेगा तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। मान लो कि यहां से जो फोर्स लग रहा है, यहां से, जस्ट अ मोमेंट, यहां से जब फ्लूइड एंटर हो रहा है तो उसको जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, F1, और जब वो यहां से बाहर निकल रहा है तो फोर्स क्या लगेगा, F2। बोले सॉरी, उल्टी डायरेक्शन में है। ये कहां से हो रहा है, बोले F2 उल्टी डायरेक्शन में कैसा? देखो क्या है, आप फ्लूइड को यहां से ढकेल रहे और उसके लिए फोर्स क्या लगा रहे, F1 फोर्स लगा रहे हो। जब ये फ्लूइड आगे जाएगा तो उसके सामने भी तो एक फ्लूइड है, उसके सामने भी क्या है, फ्लूइड है। तो जब ये फ्लूइड इस फ्लूइड को धक्का मारेगा, ये हट रहे सामने से, है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा हाथ लगाते से भुईं कर भाग गया हो। वो क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, वो उसको क्या देगा, रिएक्शन फोर्स देगा। रुक जा भी, तो वो क्या देगा, उसको रिएक्शन फोर्स देगा, और वो जो रिएक्शन फोर्स देता है वो अपोजिट डायरेक्शन में देता है। वो रिएक्शन फोर्स जो देता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में देता है। तो मैं बोलूंगा अच्छा देखो यहां पर क्या होने वाला है कि जब फ्लूइड आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ने के लिए हम फोर्स लगाएंगे F1। आगे बढ़ने के लिए हम फोर्स क्या लगाएंगे, F1, और ये भी आगे बढ़ने के लिए फोर्स लगाएगा F2, मगर यहां पर उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील होगा। तो भाई अब जो टोटल वर्क डन रहेगा वो रहेगा F1D1 माइनस F2D2। अरे ये माइनस कहां से आ गया, है ना? अरे भाई देखो असल में क्या है, वर्क डन इसको आगे ले जाने के लिए F1D1 प्लस F1D1, जब ये आगे बढ़ रहा होगा तो ये आगे वाला फ्लूइड जो रेजिस्ट कर रहा होगा वो क्या होगा, माइनस F2D2, है कि नहीं? अरे सर ये समझा नहीं कैसे? अरे मुझे एक बात बता, एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स से उसको आप आगे ढकेल रहे, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट D ट्रैवल करता है मान लो, तो मैं वर्क डन को कैसे लिखता हूं, तो आप बोलते हैं सर F1 इंटू D। उसी वक्त जब आगे ढकेले तो एक फोर्स उसको पीछे भी ढकेल रहा था मगर कमजोर था, वो फोर्स क्या था, कमजोर था। तो मैं बोलूंगा अच्छा इस फोर्स के कारण वर्क डन कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर वो होगा माइनस F2 इंटू डी। अरे बेसिक वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना? फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा तो वर्क डन कैसा रहता, नेगेटिव रहता। फिर मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे, तो मैं बोलूंगा फिर टोटल वर्क डन क्या आएगा, तो टोटल वर्क डन आएगा F1D प्लस माइनस F2D। तो भैया वो हो जाएगा F1D माइनस F2D, आया ना? तो वैसे खेल वो डब्बे की जगह ये पूरा पानी का फ्लूइड है, तुम यहां से ढकेल रहे फोर्स F1 लगा के, समझ रहा ना? तो यहां से तुम ढकेल रहे फोर्स F1 लगा के, सामने वाला जो रेड कलर का पानी का हिस्सा है वो तुमको क्या कर रहा, अपोज कर रहा। तो मैं बोलूंगा टोटल वर्क डन क्या होगा भैया, F1D प्लस F1D1 प्लस माइनस F2D। अब यहां पर कैसे क्रॉस सेक्शन अलग अलग है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, तो F1D1 प्लस माइनस F2D2, है कि? अच्छा ठीक है, चलो मान लिया ये ऐसा हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर डालो, F1A1 A1D1 माइनस F2 अपॉन A2 A2D2। अच्छा इससे मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या हो रहा है, अरे जबरदस्त फायदा, तुम देखो तो सही। अब ये जो है वर्क डन ऐसा हो जाएगा, फिर P1 इंटू A1D1 के जगह मैं लिख सकता हूं DV। ये क्यों, अरे अब भी लिखा ना A1D1 इज इक्वल टू DV, और आपके F2 अपॉन A2 की जगह क्या लिख सकता हूं, P2 इंटू DV। P1 माइनस P2, उसमें से DV को क्या करो, कॉमन निकालो, और इसे दे दो आपका इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में आपको? अच्छा ठीक है, तो मेरे पास वर्क डन का पढ़ा रहा मैं, उसकी आवाज आ रही, दरवाजा कौन ठोक रहा? अरे एक तो लेट आते, जोर जोर से दरवाजा ठोकते क्लास के टाइम, भेजो उसको। कोई भी याद रखो, जब भी आए वहां डेटा वहां आके खड़े रहो, दरवाजा नहीं ठोकना जोर जोर से। तो ठीक है, देखो यहां पे तो मैंने देखा वर्क डन P1 माइनस P2 इंटू DV। आई बात समझ में आपको? तो ये वर्क डन का फॉर्मूला आया। चलो ठीक है, मान लिया। वो दरवाजा खोल दे, बोर्ड खोल दे।
तो अब ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया P1 माइनस P2 इंटू डी वी। देखो जब ये आगे बढ़ रहा है, आप उसको फोर्स लगा रहे हो आगे बढ़ाने के लिए, इस पे और कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे? तो यार मैं ढूंढूंगा यार, एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटी, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। हाँ बोले ठीक है, सिर्फ ग्रेविटी एक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा मतलब ग्रेविटी, दरवाज़ा पूरा बंद करिए। जब अगर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा होगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बोलूँगा देखो कैसा है, मैं एक बात जानता हूँ कि वर्क डन जो होता है असल में, अगर मान लो कहीं पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है तो प्लस काइनेटिक एनर्जी एज वेल, प्लस काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने वर्क एनर्जी एंड पावर पे ये चीज़ों पे सेपरेटली पढ़ा था, है ना, हम लोग ने सेपरेटली पढ़ा था। हम कभी सिर्फ एक ही बात पे फोकस करते थे कि हाँ भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, प्लस डेल्टा यू, अगर नीचे से ऊपर लेके गया, उसमें एक ऑब्जेक्ट होता था, नीचे से ऊपर ले जाते थे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा यू। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग ने क्या देखा? ऑब्जेक्ट को सीधा ले जाते थे हम लोग। हमने कभी भी देखो वर्क एनर्जी एंड पावर में जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे थे, मैंने कभी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर नहीं लेके गया। तो मगर सारे एग्जाम्पल्स तुम नोटिस करोगे, रिकॉल करोगे, उसमें तकरीबन 99% सारे एग्जाम्पल ऐसे जा रहे थे। एक आध गया था वो, मगर उसको भी अपन ने स्लोली लेके गए थे कि टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया था, है कि नहीं? तो बात ध्यान में रखो, जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हैं तो यहां मसला क्या है? यहां पर फ्लूइड की हाइट भी बदल रही। जब फ्लूइड यहां से जा रहा है यहां पर तक क्या आया होगा, देखो ना हाइट कितना फर्क आ जा रहा। पहले हाइट h1 था, बाद में हाइट h2 था। साथ ही साथ फ्लूइड की स्पीड भी चेंज हो रही है ना? तो भाई अब यहां पर हाइट भी चेंज हो रही, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही, स्पीड भी चेंज हो रहा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही। तो इस बार मुझे दोनों को मिलाकर स्टडी करना पड़ेगा। तो जब मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोलूंगा तो बाय द डेफिनेशन इट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, पहले डेल्टा यू को सेपरेटली देखते हैं क्योंकि उसको सेपरेटली देखना पड़ेगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? आप बोलेंगे सर mg h2 माइनस h1, mg h2 इंटू माइनस f1। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। ओके, अगर सपोज करो मैं, या फिर थोड़ा ये डायरेक्ट चले गया मैं उसके ऊपर, रुको, mg h2 माइनस mg h1। अच्छा ठीक है, m क्या है? मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड ये इस हिस्से में, और वो m क्या है? मास ऑफ फ्लूइड इस हिस्से में। चलो उसको m1 और 2 ऐसे लगा देना पड़ेगा यार, हाँ इसको 1 लगाना पड़ेगा, सॉरी m1 है मास ऑफ फ्लूइड इस हिस्से में और m2 है मास ऑफ फ्लूइड इस हिस्से में। अच्छा कितना है मास ऑफ फ्लूइड? तो यार मास ऑफ फ्लूइड को तो अपन लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू V2 GH2 माइनस m1 GH1। ठीक है, सॉरी m1 को तो क्या नहीं, m1 को लिखना पड़ेगा रो V1 GH1। अच्छा ठीक है, मान लिया। मतलब V2 क्या है? बोले वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग, सॉरी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लीविंग दिस सेक्शन, और V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग दिस सेक्शन। मगर आप बोलेंगे सर इसको तो हमने कुछ और नाम दिया हुआ है ऑलरेडी। बोले कौन सा नाम? dV। dV क्या था? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, और वो भी यही था, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लिविंग द क्रॉस सेक्शन। अरे सर वो V2 V1 मत लिखो, फिर वो वही लिखो ना dV जो पहले अपन ने डिनोट किए थे। तो मैं फिर अपने जाने पहचाने चीजों में लिखूंगा उसको, मैं लिखूंगा रो dV GH2 माइनस रो dV GH1, है ना? आया समझ में? अब उसमें से क्या करेंगे फिर आप? रो जो भी चीजें सेम है सब कॉमन निकालो, है ना? रो सेम है, dV सेम है, G सेम है, निकालो। रो dV G सेम है, बचेगा क्या? H2 माइनस H1। ठीक है, चलो मान लिया। तो मेरे पास ये आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। आई बात समझ में? सिमिलरली अब मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालूंगा। बोले वो कैसे आएगा? बोले हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट जाने वाला हूं, आप समझिएगा।
मास को मैं फिर से लिखूंगा रो इंटू V2, यहां लिखूंगा रो इंटू V1। फिर मैं पूछूंगा V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लीविंग द क्रॉस सेक्शन R, है ना। अच्छा बोले V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग द क्रॉस सेक्शन P। मगर बोलेंगे यार वो तो अपना dV होता है, तो फिर अपन क्या लिखेंगे, रो dV V2 का स्क्वायर, रो dV V1 का स्क्वायर। फिर मैं बोलूंगा कॉमन चीज को निकालो बाहर, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ रो dV V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। और इसको मैं दे देता हूं, इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 नहीं, इसको 2 देना पड़ेगा, इसको 3 देना पड़ेगा, इसको 4 देना पड़ेगा, है ना। अब आगे क्या, अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 और 4 की वैल्यू उठा के डालूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, है ना। अब इसका तो काम हो गया। वैसे डायग्राम को इरेज कर देता मैं, कोई बना नहीं रहा ना डायग्राम, बना लिया ना, बहुत अच्छी बात है। कुछ रहा क्या, इसका मेंशन करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, छोड़ो देखेंगे। तो अब ऐसा है, मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 और 4 की वैल्यू उठा के डालूंगा 2 में। Therefore from 2 and 3, ध्यान दे बेटा, वर्क डन इज इक्वल्स टू, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू रो dV G H2 माइनस H1 प्लस डेल्टा के, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ रो dV V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये वर्क डन का फॉर्मूला। चलो इसे दे देता हूं इक्वेशन नंबर, क्या है करे भैया आप, 5। अब इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अब देखो आप वहां पे इक्वेशन नंबर 5 और आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो बोले वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 5 क्या है, ये भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला है। अगर ये दोनों सेम फॉर्मूले तो दोनों के RHS को इक्वेट करो, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम 1 and 5। तो चलो मैं यहां लेता हूं P1 माइनस P2 इंटू dV इज इक्वल्स टू, अब ये वाला पार्ट पूरा लिखूंगा मैं, रो dV इंटू G H2 माइनस H1 प्लस हाफ ऑफ रो dV V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अगर कोई चीज कॉमन नजर आ रही है तो कैंसिल कर दो, बोले हाँ जी, dV 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 कैंसिल, बचा क्या फिर, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो G H2 माइनस H1 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। आप अगर नोटिस कर रहे होंगे सारे फर्स्ट वाले जो है इसको माइनस साइन है ना, फर्स्ट रीजन, जैसे रो G H1 को माइनस साइन है, हाफ ऑफ रो, अरे ब्रैकेट, हाँ, हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर को माइनस साइन है, और यहां पर 2 वाले को माइनस साइन है। तो मैं 1 वाले को इधर ले लेता हूं, 2 वालों को उधर ले लेता हूं। तो अब ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, P1 प्लस रो G H1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा P2 प्लस बेटा रो G H2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। आया समझ में आपको? तो ये आपके पास इक्वेशन एक आ गई। इस इक्वेशन को कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। मैं यहां इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, P प्लस रो G P प्लस रो G H प्लस हाफ ऑफ रो V स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। P प्लस रो G H प्लस हाफ ऑफ रो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। आई बात समझ में? तो इस इक्वेशन को कहा जाता है बर्नौलीज इक्वेशन। आई बात समझ में? अब एक बात ध्यान में रखो बेटा, वो पाइप देख रहे हो तुमने, नीचे से ऊपर गया था। अब अगर दोनों वो पाइप अगर सेम हाइट पर है तो ये इक्वेशन कैसी लिखी जाएगी, जरा दिमाग लगाओ। वो पाइप अगर पूरा सेम हाइट है, वो बड़े पिछले वाला हिस्सा बड़ा था और सामने वाला हिस्सा छोटा था, तो अब ये फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा?
हाँ बोलो बोलो बोलो, ये वाला इक्वेशन, ये वाला देखो, इस बार H1 और H2 रहेगा सेम, तो वो हो जाएगा कैंसल, फिर बचेगा P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। आई बात समझ में आपको? इस इक्वेशन को कहा जाता है आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल, है ना। अब अगर आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर ये सारे टर्म्स को उधर लेके जाता हूँ, तो ये सारे टर्म्स उधर जाके माइनस में आ जाएंगे। मान लो प्रेशर को एक अकेले को मैंने यहाँ रहने दिया और वो सबको उधर लेके चले गया, और अगर सबको उधर लेके चले गया और मैं वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, तो तुमको नहीं लगता प्रेशर की जो वैल्यू है माइनस में बढ़ेगी? और प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू अगर माइनस में बढ़ रही, इसका मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, वो कम हो रही वो वैल्यू। तो मतलब किसी वैल्यू अगर बढ़ रही है फ्लूइड की इन अ पर्टिकुलर रीजन, तो उस पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा? प्रेशर कम होगा। आई बात समझ में, है ना। तो ये था बर्नौलीज इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, नीट जेई आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सब में आते रहते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझ के चलना है आपको। ठीक है बेटा, लिखो फटाफट।